नमस्ते साथियों, राम राम, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले मैंने भाग 2 तक कंप्लीट करवाया है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने उसे अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, ठीक है? तो चलिए आज जो हमारा है वो भाग 3 है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हमारा भाग 3। भारतीय संविधान में भाग 3 हमारा है। ओहो पेन, क्योंकि व्हाइट पेन था ना, हाँ अब सही है पेन। तो भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। तो भाग 3 हमें क्या बताता है कि भाग 3 हमें बताता है कि मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है? 12 से 35 तक है इसमें। और मौलिक अधिकार को और क्या कहा जाता है भैया? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है भैया? मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसके आगे चलिए देखते हैं। हम्म अब पहले इसके परिचय को देखेंगे हम कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के परिचय क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। तो मौलिक अधिकार को मैंने बताया कि भारत का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भारत के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, ठीक है भैया? ये क्या है? भारत के नागरिकों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मौलिक अधिकार, ठीक है भैया? तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है, इसके स्रोत क्या है, ठीक? तो मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है भैया? तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है? अब इसके आगे देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान क्या हुआ था मौलिक अधिकार में? तो इसमें हुआ था कि मूल संविधान में क्या किया गया था कि 7 अधिकार थे। कितने थे भैया? मूल अधिकार में कितने अधिकार थे? तो वो 7 अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को यानी जो अनुच्छेद 31 में था उसे निरस्त कर दिया गया था और इसे हटाकर संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या किया गया था? इसे अनुच्छेद 301 ए यानी 300 का में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्या किया गया था? इसे मौलिक अधिकार से इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे ले जाकर अनुच्छेद 300 का में या 300 ए में रख दिया गया, ठीक है? और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया यानी इसे हटा दिया गया, ठीक है भैया? और अब जो प्रेजेंट में हमारा है वो कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? तो ये 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, ठीक है भैया? कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। हम्म चलिए देखते हैं हम वे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, अब उनको हम देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है भैया? चलिए देखते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार। तो पहला हमारा क्या है? समता का अधिकार, ठीक है भैया? जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 23 से 24 है, ठीक है भैया? और चौथा हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 है, ठीक है? और पांचवा हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 है। और इसके आगे जो हमारा छठवां है तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। यहाँ तो 29 30 है, उसके बाद क्या आ गया? 32। तो इसके पहले मैंने बताया कि जो अनुच्छेद 31 था वो क्या किया गया है? वो निरस्त कर दिया गया है और वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है? और 31वां हमारा अनुच्छेद क्या था? तो वो हमारा था संपत्ति का अधिकार, ठीक है भैया? इसके आगे ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है? तो वो हमारा 1922 से है। या फिर पूछ लेगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो हमारा है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो वो हमारा अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है, ठीक है भैया? तो ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम 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 कंठस्थ रखिएगा, ठीक है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब इकट्ठा करके पढ़ा, यानी
जैसे हम लोग पढ़ा समानता का अधिकार जो हमारा है वो 14 से 18 है ना, 14 से 18 है। तो अब इसको हम एक-एक करके पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद पहले हमारा अनुच्छेद 12 पहले देखते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। क्या है अनुच्छेद 12 में? राज्य की परिभाषा दिया गया है। ठीक है भैया? चलिए देखते हैं इसको। तो पहले देखते हैं इसमें अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? इसमें राज्य यानी स्टेट को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या है? संसद, सरकार, विधानसभा और स्थानीय निकाय शामिल है। कौन-कौन से शामिल है इसमें भैया? जैसे संसद हुआ, सरकार हुई, विधानसभा हुआ और स्थानीय निकाय इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया? मौलिक अधिकार राज्यों के खिलाफ ही नागरिकों की सुरक्षा देते हैं। क्या करता है? मौलिक अधिकार जो है वो राज्यों के खिलाफ ही नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। मतलब कहा गया है कि अनुच्छेद 12 हमें कहता है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत संसद, विधानमंडल तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था भी आता है। जैसे अगर हम कहें तो जैसे एलआईसी हुआ, एलआईसी को ले सकते हैं और एक क्या और जैसे एसबीआई इत्यादि ऐसे हैं जो हमारे हैं। ठीक है भैया? चलिए इसके आगे हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद 13 हमारा क्या कहता है? न्यायिक समीक्षा। क्या कहता है? अनुच्छेद 13 हमें यह कहता है कि संविधान लागू होने से पहले कोई विधि या संविधान लागू होने के बाद बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है तो यह विधि मान्य नहीं होगी। मतलब कहा गया है कि यह न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? न्यायिक न्यायिक क्या है भैया? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है? पुनराविलोकन है। ठीक है? क्या भैया? पुनराविलोकन। ठीक है? न्यायिक पुनराविलोकन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि न्यायिक पुनराविलोकन। यह न्यायालय को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति देता है यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या फिर उसका उल्लंघन करता हो तो यह कानून शून्य होगा, यानी यह कानून जो माना नहीं जाएगा। ठीक है? यदि कोई संविधान द्वारा कोई कानून लागू होता है तो वो क्या है? अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है या कम करता है तो ये माना नहीं जाएगा, शून्य हो जाएगा यानी वाइड हो जाएगा। ठीक है भैया? तो हम पहले देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? इसमें दिया है कि नहीं? देखते हैं। नहीं दिया है शायद ना? चलिए देख लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? इसको देख लेते हैं भैया। जानना ज़रूरी है ना कि न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे उतना यहाँ नहीं है लेकिन ये कहाँ की है? तो ये जो है ये मूलतः कहाँ का है? तो अमेरिका के संविधान की विशेषता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ की विशेषता है? ये अमेरिका की विशेषता है। इसकी जो इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो वो है 13। भारतीय संविधान में इसकी जो चर्चा है न्यायिक पुनरावलोकन की पुनराविलोकन सॉरी बार-बार मुझे पुनरावलोकन निकल जा रहा है, पुनराविलोकन है। ठीक है? भारत के संविधान में जो इसकी न्यायिक पुनराविलोकन की चर्चा जो है वो अनुच्छेद किसमें है? इसको जानना ज़रूरी है भैया। ये जो हमारा है इसकी चर्चा जो है वो 13 में है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में इसकी चर्चा हुई है। ठीक है भैया? न्यायिक पुनराविलोकन की चर्चा जो है ये 13, 32 और 226 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है? इसके आगे अगर इसको देखें तो ये कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के अनुरूप है या नहीं, तो इसकी जांच करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका को होता है। क्या होता है? न्यायपालिका को होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनराविलोकन कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को लागू किया गया है। अगर कार्यपालिका द्वारा कोई आदेश जारी होता है, विधायिका द्वारा
कोई विधि बनाई जाती है तो वो अगर संविधान के अनुरूप है या नहीं है, तो इसकी जांच जो है, इसकी जांच का अधिकार जो है वो न्यायपालिका के पास होता है। तो यही जो होता है, यही हमारा क्या होता है, न्यायिक पुनराविलोकन कहलाता है। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आएगा कि न्यायिक पुनराविलोकन क्या है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम एक एक जो भी हमारे थे मौलिक अधिकार, उसको हम अब एक एक अनुच्छेद करके देखते हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना, तो उसको चलिए एक एक करके देखते हैं। कि समता का अधिकार जो हमारा है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है ना। कितने सेकंड? समता का अधिकार जो हमारा है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है भैया, चलिए अब पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 हमें कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार या विधि के समक्ष समता का अधिकार। कानून की नजर में सब बराबर हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि हमें कि भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी हैं, वो कानून के नजर में सब बराबर हैं। कोई इतर बितर नहीं है, कोई अलग थलग नहीं है। ठीक है भैया, सब बराबर हैं। ठीक है, और ये जो विधि के समक्ष समानता जो है ये कहाँ से लिया गया है भैया? इसकी अवधारणा कहाँ से है? ये ब्रिटेन से है। कहाँ से लिया गया भैया? ये ब्रिटेन से लिया गया। और एक और है इसी से मिलता जुलता, कंफ्यूजन आ जाता है कि विधियों का समान संरक्षण। क्या है भैया? विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया भैया? तो ये हमारा अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन तो आ ही जाएगा कि विधियों का समान संरक्षण तो ये अमेरिका से लिया गया है, और विधियों के समक्ष समानता ये हमारा कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है भैया, अनुच्छेद 14 हमें कहता है कि विधि के समक्ष समानता तो ये हमारा ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका से। ये दोनों का कंफ्यूजन है, तो इसे क्लियर कीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसे धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है भैया, अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरी यानी लोक नियोजन के में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी यानी लोक नियोजन में सभी लोग को समान समझा जाएगा, सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है भैया, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता। क्या? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत। क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, यह एक दंडनीय अपराध है, मतलब किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 हमें ये बताता है। ठीक है भैया, अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी भी देश की उपाधि बिना राष्ट्रपति के ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है भैया, 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। लेकिन शर्त भी है इसमें कि कोई भी व्यक्ति, चलिए देखते हैं कि मतलब यहाँ लिख लीजिए आप लोग, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति किसी भी देश की, किसी भी देश की उपाधि, क्या है? उपाधि जो है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकता या प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है भैया, ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है भैया, अगर जैसे आपको किसी भी देश का, अगर आपको किसी उपाधि से सम्मानित किया जाता है तो आप वो उपाधि नहीं ले सकते जब तक राष्ट्रपति अनुमति ना दे दे कि आप ले सकते हैं, तो तब तक आप नहीं ले सकते। ठीक है भैया,
लेकिन 3 क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। कौन-कौन से क्षेत्र को? एक तो सेना को दिया जाता है, और एक शिक्षा क्षेत्र, और एक पुलिस क्षेत्र। ठीक है, ये 3 क्षेत्रों में इन्हें छोड़ दिया जाता है कि आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 19। 18 तो हमारा समानता का अधिकार कंप्लीट हो चुका ना। समता का अधिकार जो 14 से 18 ये हमारा कंप्लीट। अब दूसरा हमारा अधिकार क्या है? तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन है भैया? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो वो है हमारा 19 से 22। कितने अनुच्छेद से? 19 से 22 अनुच्छेद तक है। ठीक है भैया, स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए अनुच्छेद 19 पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 19 क्या है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 19, रुकिए भैया एक मिनट। अनुच्छेद 19 तो थोड़ा लंबा है भैया। चलिए इसमें क्या कहा है कि इसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है। इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? ये इसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें अनुच्छेद 1A में क्या कहा गया है कि 1A में पहले देखते हैं। तो इसमें कहा गया बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी। क्या कहा है? बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी। आपको कहा गया है कि बोलने की, और इसमें पुतला जलाने की, झंडा फहराने की, और सूचना का अधिकार जो है, ये सब हमारा अनुच्छेद 19A में कहा गया है। आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, आप झंडा फहरा सकते हैं, आप पुतला जला सकते हैं। इन सब की स्वतंत्रता जो है आपको 19A दिलाता है। ठीक है भैया। अब 19B हमें क्या कहता है कि बिना हथियार शांतिपूर्वक सम्मेलन। क्या कहता है? बिना हथियार, मतलब आप कहीं भी सभा करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन हाँ उसमें हथियार जो है वो वर्जित होगा। आप हथियार लेकर नहीं कर सकते। शांतिपूर्वक आप धरने पे बैठ सकते हैं। धरना उड़ना होता है ना, तो वो शांतिपूर्वक होता है। ठीक है भैया, तो वही कहा गया कि अनुच्छेद बी हमारा जो है वो हमें, जैसे हम धरना अगर करना चाहे तो अनुच्छेद बी हमें ये अधिकार प्रदान करता है। ठीक है भैया। अनुच्छेद 19C क्या कहता है? 19C हमें कहता है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद C हमें कहता है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है भैया। अनुच्छेद डी कहता है, अनुच्छेद 19D कहता है कि भारत में कहीं भी घूमने की आजादी है। अनुच्छेद डी क्या कहता है कि आप कहीं भी आप घूम सकते हैं भारत में। ठीक है, आप चारों ओर पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद 19D आजादी प्रदान करता है। ठीक है भैया, अधिकार प्रदान करता है कि आप भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता जो है वो आपको अनुच्छेद 19E प्रदान करता है। ठीक है भैया। अनुच्छेद 19G क्या कहता है कि कोई भी व्यापार जीविका अपनाने की आजादी। क्या है? कोई भी व्यापार और जीविका अपनाने की आजादी होती है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद, अब हमारा क्या है? संरक्षण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? संरक्षण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है भैया, तो ये अनुच्छेद 20 से 22 है। क्या है? 20 से 22। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 20 हमें कहता है, 19 तो हम लोगों ने देखा। तो अनुच्छेद 20 हमें क्या कहता है? दोष सिद्धि के संरक्षण। अनुच्छेद 20 हमें बताता है दोष सिद्धि के संरक्षण। यह क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपने एक बार अपराध किया तो उसके लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी। अगर फिर से आपने कोई अपराध किया तो वो आपको बार बार वही सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है भैया। इसमें कहा गया है कि जैसे अपराधी जिस समय अपराध करता है उसे उसी समय कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा। और दूसरा कहता है कि अपराधी को एक गलती की एक ही सजा दी जाएगी, एक गलती के लिए 2 सजा नहीं होगी। ठीक है भैया। अब अभी जैसे आप किसी के हाथ पैर तोड़ दिए है ना, हाथ पैर तोड़ दिए, तो उसके लिए आपको आपको एक ही बार जेल जाना पड़ेगा। यानी कि एक बार गए तो फिर जाओ उसी उसी कार्य के लिए, नहीं, आपको एक ही बार जाना पड़ेगा। ठीक है भैया। और अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, और ना ही आपको कोई बाध्य कर सकता है कि आप जबरदस्ती कि अपने खिलाफ गवाही दो। ठीक है। अनुच्छेद 20 हमें ये प्रदान करता है कि दोष सिद्धि के संरक्षण। ठीक है भैया। अनुच्छेद 21 हमें क्या कहता है?
अनुच्छेद 21 हमें क्या कहता है? कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। तो कानून के बिना जीवन नहीं छीना जा सकता। कानून के बिना जीवन नहीं छीना जा सकता, अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है भैया। अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। क्या करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। ठीक। हाँ। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है भैया। तो यह अनुच्छेद हमें गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है भैया। क्या करता है? हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो हम पहले देखते प्राण की स्वतंत्रता क्या होती है। क्या होती है? प्राण की स्वतंत्रता हम पहले देखेंगे क्या होती है। तो यह क्या है कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते। प्राण की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि हम जो है आत्महत्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता। हमारा प्राण जो है कोई ले नहीं सकता। कोई नहीं ले सकता। ठीक है भैया। कोई नहीं ले सकता। ठीक है। और तीसरा कहा गया है कि हम पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैला सकते। ठीक है। प्रदूषण आप फैला नहीं सकते। ठीक है। प्रदूषण आप नहीं फैला सकते। ठीक है भैया। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब जो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये सब जो हमारा किस में आता है? प्राण प्राण की स्वतंत्रता में आता है। अब ये तो हमारा प्राण के अंतर्गत था। ठीक है भैया। अब जो हमारा है दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या है इसको देखते हैं। दैहिक स्वतंत्रता में कहा गया कि हम अकेले रह सकते हैं। ठीक है भैया। ये क्या है कि हम अकेले रह सकते हैं। आप एकांतावास कर सकते हैं। विदेश जाने की आपको स्वतंत्रता है। दैहिक स्वतंत्रता में एक बताया गया है कि आप विदेश जाने की स्वतंत्रता आपको पूर्ण है। आपको निजता का अधिकार है। ठीक है भैया। ये सब हमारा किसमें है? दैहिक स्वतंत्रता में है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं 21A। इसके आगे देखते हैं 21A। 21A का इसमें क्या है? 6 वर्ष से के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। ये नीचे दिया गया कि 86वां संविधान संशोधन ये 2002 के तहत क्या है? 2002 के तहत इसे 21A को जो है जोड़ा गया है। 21 में अनुच्छेद 21 में 21 का को संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है कि इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है भैया। क्या है? मुफ्त शिक्षा प्रदान किए जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है भैया। अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमें क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो देखते हैं इसमें क्या है? कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी और वकील की सलाह। अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको तीन प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 22। कौन कौन से? तो पहले तो आपका गिरफ्तारी कारण आप जान सकते हैं कि आप क्यों गिरफ्तार हुए हैं, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो आपको ये जानने का हक है। तो ये जानने का जो अधिकार प्रदान करता है वो अनुच्छेद 22 हमें प्रदान करता है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि गिरफ्तार होने के 24 घंटा के भीतर आप जज के सामने आपको ले जाया जाए। ये जो है अनुच्छेद 22 हमें प्रदान करता है। ठीक है अधिकार। और तीसरा जो है हमारा अपना मनपसंद हम वकील रख सकते हैं। क्या है? अनुच्छेद 22 जो हमें ये अधिकार प्रदान करता है कि हम अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर, हाँ अनुच्छेद 22 तो हमारा खत्म हुआ। अब इसके आगे देखते हैं
हमारा 2 कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा? तो एक तो हमारा हुआ समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो ये 23 से 24 है। कितना है भैया? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से अनुच्छेद 24 तक है। कितने तक है? 23 से 24, ठीक है भैया। चलिए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है हमें? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम का निषेध। क्या कहता है? अनुच्छेद 23 हमें बताता है मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम, यानी इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगारी बिना पैसे काम गैर कानूनी है, ठीक है भैया। क्या कहा है? कि मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23, ठीक है भैया। अनुच्छेद 23 के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कब लागू किया गया था? लागू करने के लिए क्या लाया गया था भैया? तो इसे जब क्या किया गया था कि अनुच्छेद 23 के इसे लागू करने के लिए क्या क्या लाया गया था भैया? तो ये लाया गया था बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 क्या लाया गया था भैया? इसे लागू करने के लिए तो इसे लाया गया था बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, क्या है? उन्मूलन अधिनियम। क्या भैया? अधिनियम, ठीक है। इस प्रावधान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्या लाया गया था? क्या लाया गया था? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लाया गया था। ओहो, 1976 तो लिखा भाई नहीं किए, 1976 लाया गया था, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम निषेध। क्या है? बाल श्रम निषेध मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। बालात श्रम पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, ठीक है। इन जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको कारखाना या किसी भी खतरनाक जगह पर इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है भैया। क्या किया जाएगा? इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। और एक इससे रिलेटेड एक आंदोलन भी चलाया गया था। वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो चलाया गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है भैया। आंदोलन चलाया गया था। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भैया कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। किसके? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया था। मतलब जो ये बाल श्रम निषेध, इस पे रोक लगाने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, ठीक है भैया। तो इस आंदोलन में क्या हुआ था? तो इस आंदोलन में हुआ था कि कैलाश सत्यार्थी ने जो कारखाना में काम कर रहे थे 14 वर्ष के बच्चों को, उन बच्चों को उससे मतलब कारखानों से मुक्त कराकर उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए ये बचपन बचाओ आंदोलन की स्टार्ट किया था, ठीक है भैया। और इन्हें कैलाश सत्यार्थी को क्या किया गया था कि 2000 ईस्वी के दौरान मतलब आंदोलन चलाने के बाद इन्हें कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या किया गया था? इन्हें इसी आंदोलन के बाद इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। शांति नोबेल पुरस्कार क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है भैया। पुरस्कार, ठीक है भैया। और इन्हें कब दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार? 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब हमारा क्या आ गया? चौथा हमारा क्या? धर्म की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद कितने से है? अनुच्छेद 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता हमें किसमें मिलती है? तो वो अनुच्छेद 25 से 28। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मानने
आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। क्या क्या देता है? धर्म को मानने और धर्म को मानने और प्रचार की आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। और इसमें जो है सिखों को कृपाण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 जो है वो सिखों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार प्रदान करता है। वो कृपाण धारण करके कहीं भी आ जा सकते हैं या कहीं कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है भैया, ये अधिकार उन्हें अनुच्छेद 25 प्रदान करता है। ठीक है भैया, तो अनुच्छेद 25 हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता पूर्वक मानने और उनके अनुरूप आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है भैया, और इस अनुच्छेद के अनुसार जो सिख लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? वो कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक है भैया, अनुच्छेद 26 चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 26। ठीक है भैया, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स ना देने की स्वतंत्रता। किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स ना देने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 27 प्रदान करता है। मतलब किसी भी वृद्धि या पोषण में जो व्यय किए जाएंगे उस पर कर नहीं लगेगा। क्या होगा? अनुच्छेद 27 हमें कहता है कि किसी भी वृद्धि या पोषण में जो व्यय किए जाएंगे उस पर कोई कर नहीं लगेगा। मतलब किसी धर्म को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो उससे हमें टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी संस्था है अगर वो सरकारी धन से चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। पांचवा हमारा क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो ये हमारा कहाँ कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो ये अनुच्छेद 29 से 30 है। कितने अनुच्छेद से? अनुच्छेद 29 से 30 हमें दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? संरक्षण। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि यह अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। कोई भी वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। तो अनुच्छेद 29 हमें कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाकर रख सकता है। ठीक है भैया, और इसके अलावा अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अगर अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाकर रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अगर अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है तो उसके साथ साथ बहुसंख्यकों को भी ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाकर रख सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब आप लोग को ये नहीं समझ आएगा कि बहुसंख्यक कौन से है ना। तो बहुसंख्यक में क्या है? भारत में जो हिंदू हैं वो बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य समुदाय जैसे मुस्लिम हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, बौद्ध, जैन, पारसी ये अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ठीक है भैया, हिंदू क्या है? हिंदू जो है ये क्या है? ये बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। और जो इससे अदर हैं जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम हुआ, मुस्लिम और सिख, ठीक, बौद्ध, बौद्ध हुआ, जैन हुए, पारसी हुए, जैन, पारसी और एक बचा है, क्या बचा है? ईसाई। हाँ, ईसाई बचे हैं ना। ये जो है इत्यादि ये जितने हैं ये सब क्या आते हैं? अल्पसंख्यक के समुदाय में आते हैं। किसमें आते हैं? अल्पसंख्यक। ठीक है भैया, अल्पसंख्यक। ठीक है भैया, तो वही कहा गया है कि भारत में हिंदू जो हैं वो बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं और जो ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये सब जो है हमारे अल्प बहुसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। और अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी यह अधिकार प्रदान है कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है भैया, अनुच्छेद 29 आप लोग को बढ़िया से समझ आएगा। चलिए अनुच्छेद 30 देखते हैं हम।
अनुच्छेद 30 में क्या है? संस्थान, मतलब शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 30 हमें कहता है कि यह अनुच्छेद क्या कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को यह अधिकार देता है कि वह अपना शैक्षणिक संस्थान खोलकर वहां अपना शासन प्रशासन भी चला सकते हैं। ठीक है भैया, हमें मतलब ये प्रदान करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 30। ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 ये हमारा आखिरी है, छठवां, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? यह संविधान की आत्मा और हृदय यानी हार्ट एंड सोल है। ठीक है भैया, तो हाँ भैया, तो यह क्या है कि अनुच्छेद 32 कहता है कि यह संविधान की आत्मा और हृदय। ये किसने कहा था भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है भैया, यह मौलिक अधिकारों का हनन, यह यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यह नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह नागरिक सीधा कहाँ जाएगा भैया? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो चलिए अनुच्छेद 32 को थोड़ा सा और समझते हैं। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसे बहाल करवाने के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक है भैया, इसे ही क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों को अधिकार कहते हैं। और जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये इनके अनुसार क्या है कि अनुच्छेद 32 जो है ये भारत की संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है भैया, ये कथन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है भैया, मौलिक अधिकार के अगर मौलिक अधिकार हनन होने की स्थिति में हम अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वही अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भैया, और क्या है? अनुच्छेद हनन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत हम कहा जा सकते हैं? तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है भैया, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 5 रिट होती हैं। तो वही जो अनुच्छेद 32 अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि मतलब जैसे मौलिक अधिकार के हनन होने पर तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, और अगर अनुच्छेद 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो जब हम इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका जारी करते हैं तो वही हमारा क्या होता है? वही जो याचिका होती है वही हमारा क्या कहलाता है? रिट कहलाता है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं याचिका जो हमारी यानी रिट, ये जो 5 रिट है हमारे, यही हमारी याचिका है। ठीक है, क्या है? याचिका। ठीक है भैया, ये हमारी याचिका है। तो याचिका हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है भैया, 5 प्रकार की याचिका होती है, यानी 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है भैया, तो पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा परमादेश, और तीसरा है वो प्रतिषेध, और चौथा जो हमारा उत्प्रेषण, और पांचवा जो हमारा अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? शरीर को प्रस्तुत करो अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ। तो मतलब हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगर मतलब हम समझे तो इसका जो मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत होना। इस रिट के माध्यम से क्या होता है कि न्यायालय गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। क्या करता है कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हुआ है तो वो न्यायालय जो है गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, यह रिट के माध्यम से अनुच्छेद 21 और 22 के मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। इस रिट के द्वारा
क्या होता है कि जो अनुच्छेद हमारा 21 और 22 है, अनुच्छेद 21-22 क्या था हमारा? हाँ भैया, तो अनुच्छेद 21-22 जो था हमारा, अरे भैया, हाँ, अनुच्छेद 21-22 जो था, 22 में क्या था कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण था ना, और 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी। ठीक, तो इन दोनों का क्या करता है? ये संरक्षण करता है कि हम 22 में क्या था कि हम अपने अनुसार अपने मनपसंद वकील रख सकते हैं, गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, और एक तो मेन था कि उसमें गिरफ्तार होने के 24 घंटा के भीतर जज के सामने जज के समक्ष ले जाया जाए। ठीक है, तो वही कहा गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करना, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है भैया। दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं, यानी सरकारी कर्तव्य का पालन हेतु। तो मतलब इसका मतलब है, परमादेश का मतलब अगर हम समझे तो इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं। क्या होता है कि हम आदेश देते हैं कि लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है, तब यह रिट जारी करता है। क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कोई भी पदाधिकारी हो, अगर वो अपने कर्तव्य का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है, सही ढंग से नहीं करता है, तो वो तब ये रिट जारी करता है। ठीक है भैया, तब ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है भैया। चलिए, अब तीसरा क्या है? अधिकार परीक्षा। क्या है? अरे हाँ, तीसरा क्या है? प्रतिषेध, सॉरी, प्रतिषेध है। ऊपरी अदालत निचली अदालत को रोकती है। ऊपरी अदालत निचली अदालत को रोकती है। ठीक है भैया। तो इसका मतलब प्रतिषेध का मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि रोकना होता है। ठीक है भैया, प्रतिषेध का मतलब रोकना होता है। यह एक न्यायिक रिट है। कैसी रिट है ये भैया? ये न्यायिक रिट है। यह रिट जो है ऊपर के न्यायालय को नीचे के न्यायालय को लेकर तब जारी करता है जब सुनवाई नहीं होता है। क्या होता है? यह रिट ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर तब जारी करता है जब सुनवाई नहीं होती है, तब ये जारी करता है। ठीक है भैया। अब इसके आगे क्या है? अधिकार उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। ठीक है भैया। तो उत्प्रेषण क्या है? तो ये हमारा उत्प्रेषण का मतलब अगर हम समझे तो मतलब प्रमाणित करना होता है। क्या? किस अधिकार से पद की योग्यता, मतलब सॉरी, उत्प्रेषण था ना, हाँ सॉरी, लंबित मामलों को ऊपर मांगना। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है कि प्रमाणित करना। ठीक है, प्रमाणित करना होता है। ठीक है भैया। यह भी एक प्रकार का न्यायिक रिट है। कैसा रिट है ये भैया? यह न्यायिक रिट है। यह रिट ऊपर के न्यायालय को नीचे के न्यायालय को लेकर तब जारी करता है जब निर्णय हो गया हो। प्रतिषेध में क्या था कि जब निर्णय नहीं होता है, मतलब सुनवाई नहीं होता है, तब वो जारी करता है ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर। और लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है कि जब ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर तब जारी करता है जब निर्णय हो गया हो, तब ये जारी कर देता है। ठीक है भैया। अब क्या बचा हमारा? अधिकार परीक्षा। क्या बचा? अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, यानी पद की योग्यता। अधिकार परीक्षा तो मतलब कोवेरेंटो। इसका अर्थ क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है कि किस अधिकार से होता है। ठीक है। इस रिट का माध्यम जो है, इस रिट का मतलब जो है कि किसी लोक महत्व के पद पर बैठे अधिकारी के पद की वैधानिकता की जांच होती है। अगर कोई पदाधिकारी है तो उसकी जो है वैधानिकता की जांच की जाती है, और यह रिट जो है प्रसाद पर्यंत के पद को लेकर जारी नहीं होता है। ठीक है भैया। यह रिट क्या होता है? राष्ट्रपति को लेकर जारी हो सकता है। यह जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को लेकर भी यह रिट जारी हो सकता है। ठीक है भैया। लेकिन राज्यपाल को लेकर जारी नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यपाल जो है वो प्रसाद प्रयत्न पद पर है। ठीक है भैया। क्या है ये? राज्यपाल जो है, राज्यपाल के लेकर ये जारी नहीं हो सकता, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर जारी हो सकता है, क्योंकि इसमें कहा गया है किसी लोक महत्व के पद पर बैठे पद के अधिकारी की वैधानिकता की जांच की जा सकती है। तो इस जांच के लिए ही अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। ठीक है भैया। चलिए, अब इसके आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 33 और 35, 33, 34, 35, 3 अनुच्छेद और बचे ना हमारे भैया। चलिए देखते हैं तीनों और। अनुच्छेद 33 और 35। तो अनुच्छेद 33 हमें क्या कहता है? सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के मौलिक अधिकारों को संसद सीमित
कर सकती है। क्या कहा है कि सशस्त्र बलों को, खुफिया एजेंसियों आदि के मौलिक अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 33 के अंतर्गत है। मतलब खुफिया बल, पुलिस बल, सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा पुलिस बल इत्यादि जितने भी हैं, इनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए लेकर मौलिक अधिकार में इसमें युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है भैया। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है। क्या करता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है कि सेना का कानून। क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है कि सेना का कानून। ठीक है भैया, सेना का कानून। ठीक है भैया, मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? सेना का कानून। मतलब अगर देश में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए सेना ने कोई आदेश या दंडादेश पारित किया हो तो वह संसद स्वीकार नहीं करेगी। नहीं 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 नहीं, स्वीकृति देगी। हाँ, क्या करेगी? स्वीकृति देती है, सॉरी, स्वीकृति देती है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। तो अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को यह अधिकार देता है कि संसद के मौलिक अधिकार को अगर अधिक प्रभावी बनाना है या इसमें कोई भी सुधार या संशोधन करना है तो अनुच्छेद 35 हमें बताता है। ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। एग्जाम कैप्सूल आ गया भैया। क्या आ गया? एग्जाम कैप्सूल। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना भैया जरूरी है। ठीक है भैया, तो पहले क्या है इसमें देखते हैं आपातकाल। ये अनुच्छेद 20-21 कभी निलंबित नहीं होते। आपातकाल में अनुच्छेद 20-21 जो हमारा वो कभी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है भैया, सिर्फ नागरिकों को क्या कहा गया कि मतलब अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 विदेशियों को नहीं मिलते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 विदेशियों को नहीं मिलते हैं। ठीक है भैया, और संपत्ति का अधिकार जो है अब अनुच्छेद 300A भाग 12 में एक कानूनी अधिकार कर दिया गया। पहले ये संपत्ति का अधिकार था, अब इसे क्या किया गया है कि अब इसे ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है भैया, और इसे कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 301A में रखा गया है। ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। बस यहीं तक है, यहाँ हमारा समाप्त होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब जो है आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो हमारा जो भाग 3 है यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाग 4 के साथ।